हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 12 की शुरुआत में हेई को पुलिस कस्टडी से रिलीज कर देते हैं क्योंकि ये प्रूफ हो जाता है कि बॉस के डेथ में उसका कोई हाथ नहीं है और जिन उसे अपने साथ ले जाता है और हमारे बॉन्ग सैम भाई साहब दोनों को दूर से जाते देखते हैं। कोई बात नहीं, भाई साहब अक्सर गली मोहल्लों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सीईओ की चान से पूछता है कि उसे उसकी सच्चाई कब पता चली, जिसपे की चान बताता है कि वो उसके कॉलेज लाइफ के बारे में और जानना चाहता था और इसीलिए 2 साल पहले वो शिकागो यूनिवर्सिटी गया था जहां उसकी मुलाकात मॉर्गन से हुई थी जो वहां तब टीचर थी। इधर जिन हेई से पूछता है कि की चान ने बॉस और मॉर्गन को क्यों मारा होगा और पहले तो हेई उसे की चान और मॉर्गन का केस नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो की चान के लॉयर है, पर फिर उसे बताती है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से भले ही वो एक एक्सीडेंट लगता हो पर वो एक्सीडेंट नहीं था। तो दरअसल होता ये है कि एक्सीडेंट वाली रात की चांद जब पार के साथ अपनी कार से बाहर गया था तो उसने मॉर्गन को रोड क्रॉस करते देखा और उसे हिट करने के लिए की चांद ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली, पर मॉर्गन एक स्टोर में चली गई जिस वजह से की चांद ने बीच रोड पे ही अपनी कार बहाने से रोक दी और पार्क को म्यूजिक ऑन करने का बोल के खुद खाने का मेन्यू चेक करने लगता है और मॉर्गन का स्टोर से बाहर आने का इंतजार करता है। और जब मॉर्गन स्टोर से बाहर आती है और रोड क्रॉस करती है तो की चांद तेजी से अपनी कार उसके पास ले जाता है और उसे हिट कर देता है जिसकी वजह से मॉर्गन की वहीं पे डेथ हो जाती है। और प्रेजेंट में की चांद सीईओ को रियल कीसान और एस्थर की फोटो दिखाता है जो यूएस में ली गई थी जिसमें एस्थर प्रेग्नेंट थी। दरअसल कीसान ने एस्थर से यूएस में ही शादी कर ली थी। वहीं जिन हेई को उसके लॉ फर्म के बाहर छोड़ता है और हेई बोलती है कि उसने आज तक उसे ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ सच ना जानना ही ठीक होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस आती है जो देखकर उसके असिस्टेंट की तो हालत ही खराब होने लगती है और वो भागकर इसकी जानकारी किम को देता है जो हेई को अपने चेंबर में बुलाता है और बताता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है तो अब से उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। पर हेई बोलती है कि उसे बॉस के केस से क्लीन चिट मिल चुकी है, वो ऐसे ही उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, जिसपे किम बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो उन पे केस कर सकती है। जिसके बाद तो हेई की दुनिया एक पल में ही खत्म हो जाती है। जो कुछ उसने मेहनत से अर्न किया था वो सब कुछ छिन जाता है। कंपनी उससे उसकी कार जो उसे दी गई थी वापस ले लेती है। इवन उसका घर भी उसे कंपनी ने ही दिया था और उसे 2 हफ्ते में खाली करने को कहा जाता है। और जब घर वापस आती है तो हासा पे गुस्सा होती है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए और बताती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी पर उसकी एक गलती ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। और हासा उसे हक कर लेती है, शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसकी बॉडी में रहकर इससे भी बुरा टाइम उसने देखा है तो वो इस टाइम को भी पास कर जाएगी। वहीं सीईओ अपने डैड और जिन की फोटो को जलाता है क्योंकि अब वो जान चुका है कि उसके डैड जिस बच्चे को अपना बेटा बताकर घर लाए थे वो दरअसल कीसान का बेटा है, यानी जिन कीसान का बेटा है। और तभी वो वहाँ कीसान को देखता है जो होता तो जिन है पर सीईओ को वो कीसान लगता है जो उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और सीईओ को रियलाइज होता है कि ये जिन है। नेक्स्ट सीन में जिन डॉक्टर बॉन्ग के पास आता है और उससे हासा के केस और सीईओ के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में हेल्प मांगता है और इसके बदले उसे एसएचसी ग्रुप के हॉस्पिटल में पार्टनरशिप ऑफर करता है जिसके बदले डॉक्टर बॉन्ग हेल्प करने को मान जाता है। तो फिर जिन हासा से बात करता है जो पहले तो डॉक्टर बॉन्ग के साथ टीम अप करके काम करने से मना करती है, पर जिन बोलता है कि उसका टारगेट सीईओ है ना कि डॉक्टर बॉन्ग और उन्हें डॉक्टर बॉन्ग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो हासा मान जाती है। और अगले सीन में डॉक्टर बॉन्ग, हासा, जिन और हेई को एक साथ देखते हैं जो मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, पर वहीं कोट हैंगर में एक कैमरा लगा हुआ था जिसके थ्रू सीईओ उन सभी को लाइव देख सकता था। जिन हेई को बताता है कि वो उसे 2 केसेस में एज अ लॉयर हायर करना चाहता है, एक तो हासा के केस का रीट्रायल और दूसरा उस इंसान के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जिसके मर्डर के इल्ज़ाम में हासा 34 सालों से जेल में है। और बताता है कि वो इंसान योंग बे नहीं बल्कि कीसान है और सीईओ जो कीसान के नाम पे अभी तक जी रहा है वो रियल योंग बे है। जो सुनकर हेई वहाँ से जाने लगती है ये बोलकर कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही, पर हासा उसे रोकती है और बोलती है कि उसने उससे पूछा था कि बॉडी एक्सचेंज वाले दिन उसने सीईओ को योंग बे नाम से क्यों बुलाया था, तो अब उसके पास उसका जवाब है।
पर हेई बोलती है कि अगर ये बात सच भी है तो वो जिन को इन सब से दूर रखना चाहेगी, क्योंकि सीईओ एक डेंजरस इंसान है और वो उसे भी जिन को बर्ग लाने से मना करती है। पर हासा बोलती है कि जिन के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसके यानी हेई के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। और तभी वहाँ जिन आता है जो उसे की सान की फ़ोटो दिखाकर बताता है कि वो उसका फादर है। जिसके बाद मीटिंग फिर से शुरू होती है और हेई बोलती है कि दोनों केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और कोर्ट बस फोटो देखकर सुनवाई के लिए अलाउ नहीं करेगी, उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाना होगा। जिस पे डॉक्टर बॉन्ग बोलता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और उन्हें उनके साथ चलने को बोलता है। पर बाहर ही वो लोग सीईओ से मिलते हैं जो उनके सामने नॉर्मल बिहेव करता है। पर डॉक्टर बॉन्ग की हालत ख़राब होने लगती है कि कहीं सीईओ को उन पर डाउट ना होने लग जाए। पर हाँ साहब बोलती है कि डाउट होने भी लग जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बॉन्ग उन्हें एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें हासा की मॉम की आवाज़ थी जो एक फायर फाइटर से बात कर रही थी जो क्राइम सीन पे जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले पहुंचा था और उसी ने की सान की बॉडी को कार से भी निकाला था। जो हासा की मॉम को बताता है कि विक्टिम की डेथ गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी और उसने पुलिस को भी यही स्टेटमेंट दिया है, जबकि कोर्ट में ये बताया गया था कि विक्टिम की डेथ स्लीपिंग पिल्स और पॉइजनस गैस इनहेल करने की वजह से हुई है। जिसके बाद हेई बोलती है कि ये रिकॉर्डिंग हासा के केस में एक सॉलिड एविडेंस है और केस लेने को तैयार हो जाती है। प्लस उसे सीईओ के लॉ फर्म को दिखाना भी था कि आई एम द बेस्ट। नेक्स्ट सीन में वो हासा की मॉम के पास आती है, उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाती है पर फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। उसके बाद से हेई केस की तैयारी में जुट जाती है और हासा उसके खाने पीने और हेल्थ का ध्यान रखती है, उसके लिए खुद से खाना बनाती है और हेई मीरान को उस फायर फाइटर टीम और उसके मेंबर्स का पता लगाने को बोलती है जो 1984 में मर्डर सीन पे सबसे पहले पहुंचे थे। तो नेक्स्ट सीन में मीरान उसे 3 फायर फाइटर्स के बारे में बताती है जो उस टाइम पे मर्डर सीन पे पहुंचे थे, जिनमें से 2 रिटायर हो चुके हैं और उन्हें तब की बात अब याद भी नहीं है, और एक फायर फाइटर जिससे हासा की मॉम की बात हुई थी और जिसने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी जिसका नाम हांसू है, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चल सका। तो नेक्स्ट डे हेई बॉन्ग सैम से हेल्प लेने का सोचती है और हासा उसे बॉन्ग सैम के लिए लंच पैक करके देती है, क्योंकि पहले उसने उसकी काफ़ी हेल्प की थी तो वो उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। पर हेई से बॉन्ग सैम को उसका नाम बताने से मना करती है। जिसके बाद हेई पुलिस स्टेशन आती है और बॉन्ग सैम से उस फायर फाइटर हांसू के बारे में पता लगाने को बोलती है। पर बॉन्ग सैम तो खाने की तारीफ करने में लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खाना हेई ने खास उसके लिए बनाया है। मरो तुम। यहाँ बॉन्ग सैम को पता चलता है कि हेई की जॉब जा चुकी है तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वहीं सीईओ किम को हासा एंड ग्रुप की मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिस पे किम पूछता है कि उसने डॉक्टर बॉन्ग से बात क्यों नहीं की, हो सकता है उसके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस हो। पर सीईओ बोलता है कि डॉक्टर बॉन्ग लालची है और वो उसे कभी भी खरीद सकता है, बल्कि उन्हें चिंता बाकी तीनों की करनी चाहिए। और तभी सीईओ के सेक्रेटरी और किम दोनों को एक साथ कॉल आती है और दोनों को अपने अपने सोर्सेज से पता चलता है कि की चान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अब सेक्रेटरी को तो लल्ला की करतूत पता थी, पर किम हैरान था और सीईओ से पूछता है कि अब थारे लल्ला ने क्या कर दिया। वहीं की चान घर से भागने की कोशिश करता है पर उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो कहीं से भी पकड़ा जाएगा। वहीं गेट के बाहर बॉन्ग सैम भी आ चुका था बॉस के एक मर्डर के इल्जाम में की चान को अरेस्ट करने के लिए। पर की चान किसी तरह वहां से अपनी बाइक पे भाग जाता है और बॉन्ग सैम उसका पीछा करता है और सभी पेट्रोलिंग टीम को भी अवेयर कर देता है, जो थोड़ी देर में की चान को घेर लेते हैं। पर की चान फुल स्पीड में अपनी बाइक पेट्रोलिंग कार में ही भिड़ा देता है, जिस वजह से वो जोर से हवा में उछल जाता है और उसे बहुत बुरी चोट आती है। नेक्स्ट सीन में उसे ऑपरेशन रूम में देखते हैं जहां डॉक्टर बॉन्ग उसका ऑपरेशन करते हैं और वहां जिन भी होता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बॉन्ग सीईओ को बताता है कि की चान की बॉडी चोट की वजह से पैरालाइज हो चुकी है और अब वो शायद ही कभी रिकवर कर सकेगा। इसी को कहते हैं कर्मा कम्स बैक। वहीं जिन भी की चान के लिए परेशान होता है और उसके पास जाना चाहता है क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था, पर हेई बोलती है कि वो की चान के लिए उसके कंसर्न को समझ सकती है, पर अभी उसे सीईओ को अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो अपना घर छोड़कर उसके घर या किसी होटल में रहना चाहिए। और फिर दोनों जिन के घर आते हैं उसका सामान पैक करने के लिए, लेकिन तभी वो सीईओ को हाथ में राइफल लेकर घर से बाहर आता देखते हैं, जो जैसे ही जिन को देखता है उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर किम उसे किसी तरह ऐसा करने से रोकता है। पर ये सब कुछ देखकर हेई बहुत डर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे और जिन को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुका था। नेक्स्ट डे हेई अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने जाती है
जहां वो उसके असिस्टेंट से मिलती है, जो उसे बताता है कि लॉ फर्म में उसे वापस रख लिया गया है और किम उससे मिलना चाहता है। और जब हे किम से मिलने आती है तो वहाँ सीईओ को भी देखती है और किम उसे ली सांग ही की घूस लेती हुई पिक्चर दिखाता है और बोलता है कि उसने यानी हे ने अपना 100% रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है और उसके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सीडीज रखता है जो बॉस ने कलेक्ट करके रखा था, जिनमें हे ने कब किसे कितने पैसे घूस के तौर पे दिए हैं और क्या क्या जुगाड़ यूज़ किया है अपने केस को जीतने के लिए। उन सब का रिकॉर्ड था जो अगर कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए तो हे का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, यानी कि किम उसे एक तरीके से ब्लैकमेल करता है। और इसके बदले सीईओ हे के साथ एक डील करता है कि वह हासा के केस को कमज़ोर करे ताकि उस पर सुनवाई ना हो और उसकी मौत की सज़ा बरकरार रहे, नहीं तो वो अपने करियर में अपने फादर से भी नीचे चली जाएगी। भाई इसे डील थोड़ी, इसे तो धमकी देना कहते हैं, हमारे यहाँ तो धमकी ही कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हे मिस्टर कांग के ऑफिस आती है जहां उसके डैड हासा और मीरान भी होते हैं। ये लोग यहाँ हासा के केस पे काम करते हैं, पर मुझे तो हमेशा खाना बनाते ही दिखते हैं। यहाँ हे के डैड हासा को बताते हैं कि उसका केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी पुराना है तो उन्हें एविडेंस जुटाने में प्रॉब्लम होगी, दूसरा अभी तक का सारा एविडेंस उसके खिलाफ है तो उसे गलत प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस ये केस हायर अथॉरिटीज़ और पैसे और पोजीशन वाले लोगों को भी टारगेट करेगा तो इसे लड़ना आसान नहीं है। वहीं हे बस अपने और सीईओ के बातों को याद कर रही थी, क्योंकि उसके लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं था। और जब अपने डैड को देखती है तो और कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसके डैड एक टाइम पे एक जीनियस प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे जिनका अच्छा नाम था और जल्दी ही अटॉर्नी जनरल बनने वाले थे। और आज उनकी कंडीशन उनके एक फैसले की वजह से ख़राब हो चुकी थी, उनका करियर, उनका घर, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो वो उनसे पूछती है कि क्या कभी उन्हें अपने फैसले पे रिग्रेट हुआ है जो उन्होंने हासा के लिए लिया था, जिस पे उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें हर पल अपने लाइफ में उस फैसले पे रिग्रेट रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पे उनके पास सब कुछ था, पर उनके एक फैसले से उनका सब कुछ छिन गया। पर फिर भी उन्हें उनका फैसला सही लगता है। वो समाज में उस जगह पे थे जहाँ से वो लोगों की हेल्प करते थे जस्टिस पाने और दिलाने में, और ऐसे में जब उन्हें लगा कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो सच का और सही का साथ देने के लिए उन्हें उनका फैसला सही लगता है। और ये सारी बातें हासा भी सुन रही थी, जो शायद तब ये रियलाइज़ कर रही होगी कि एक वही नहीं थी जो पिछले 34 सालों से सफ़र कर रही थी, बल्कि उसके साथ कई ऐसे लोग जुड़ गए थे। वहीं सीईओ किम के साथ डिस्कस करता है कि हे क्या फ़ैसला लेगी, क्योंकि अगर वो उनका साथ देती है तो उसे जिन से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि इस धोखे के बाद तो जिन उसके साथ रहेगा नहीं। और किम बोलता है कि अगर हे ने हासा के केस के पेपर्स कोर्ट में सबमिट किए तो वो उसके खिलाफ घूस देने की रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट डे बॉन्ग सैम हे से मिलता है और उसे बताता है कि फायर फाइटर हांसू ने 1989 में सुसाइड कर लिया था, पर हासा को इसके पीछे भी योंग बे यानी सीईओ का हाथ लगता है। नेक्स्ट डे डेट होती है हासा के केस के पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करने की, और हासा हे को उसकी अब तक के हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हे उन पेपर्स को कोर्ट न ले जाकर सीईओ के पास लाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। लेकिन उसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉमनवेल्थ गेम्स लाइव देखिए और इंडिया को सपोर्ट कीजिए। कल हमने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता, वैसे वो 3 गोल्ड हो सकता था क्योंकि मैंने बैडमिंटन पे बहुत उम्मीद रखी थी, पर बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं हम। लेकिन मलेशिया ने बहुत ही अच्छा खेला था, ये भी चीज़ थी, लेकिन मुझे दुख तो होता है ना। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए इंडिया को, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखते रहिए। सायोनारा।